नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं राकेश। आज के इस वीडियो में हम लोग जेटेड झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि झारखंड टेट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान क्लास 6 to 8 के लिए देखेंगे। ये आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है जो ज्योग्राफी भूगोल के अंतर्गत आपको पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन और मिट्टी, ये वाला नहीं होगा, ये आपका गलत टाइपिंग हुआ है। तो आपका टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन मिट्टी। इससे पहले भूमि हम लोग पढ़े थे, अब हमारा मिट्टी है यानी मृदा, सॉइल आप बोल सकते हैं। इससे संबंधित टॉप इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 70 प्रश्न है, जिससे आप इस वीडियो में प्रैक्टिस और रिवीजन कर पाएंगे और आपको ये समझ में आएगा कि नेचुरल रिसोर्स मिट्टी से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी और जेसीईआरटी से टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है और ये आपका जो है PYQ है। ये आपका जैक के द्वारा प्रोवाइडेड सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार है और जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एग्जाम होगा तो समय इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं और आप खुद यहाँ एक टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आपको सिलेबस में दिखाते हैं। ये आपका सिलेबस है और पूरा पाठ्यक्रम है। ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए यानी सोशल साइंस। ये आपका प्राथमिक स्तर क्लास 6 to 8 के लिए सिलेबस दिया। पहला टॉपिक में आपका क में दिया है, का फर्स्ट है इतिहास हिस्ट्री पढ़ना है। इसमें टोटल आपको जो है 15 टॉपिक है। इसी प्रकार से फिर से आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 से प्लस टॉपिक है भूगोल में और इसी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यानी कि कर रहे हैं। 1 से लेकर सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब टॉपिक एक एक वीडियो अपलोड किए हैं। यहाँ से लेकर हमारा प्राकृतिक संसाधन भूमि तक कंप्लीट हुआ है। आज के वीडियो में नेचुरल रिसोर्स मिट्टी है, उसके बाद खनिज वनस्पति कंप्लीट करेंगे। ये पूरा सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका थ्योरी पॉइंट, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स हो या फिर आपका हिस्ट्री, ऐसे टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे सिंपल पूछा जा रहा है, मृदा जिसे सॉइल कहते हैं इसका निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो एकदम सिंपल टर्म है जो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। मृदा या सॉइल के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा पेडोजेनेसिस या पेजोजेनेसिस, आप याद रखिएगा। सॉइल इरोजन मृदा अपरदन को कहते हैं और ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस या मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी, ये जो है मिट्टी में जब आता है सॉइल में, उसे कहते हैं लीचिंग। ये अलग प्रकार का एक प्रोसेस है सॉइल इरोजन का रोकने का या मिट्टी के कंजर्वेशन से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका स्थापना 16 अप्रैल को हुआ था, इसलिए 16 जुलाई को हुआ था, इसलिए जो है 16 जुलाई को शायद ICAR डे भी मनाया जाता है। प्रश्न आएगा तो हम लोग देखेंगे। ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मुख्य मिट्टियाँ पाई जाती है। आप याद रखिएगा 8 प्रकार के। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी, टाइप्स ऑफ सॉइल है, तो 8 प्रकार का है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, बहुत प्रकार के, टोटल 8 है। अगर हम बात करें ICAR के अनुसार झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी है, तो ये 6 प्रकार का है, उसमें सबसे सर्वप्रमुख लाल मिट्टी है। अब आपका देखते हैं कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी है। भारत में 40% से अधिक क्षेत्रफल में एरिया में जलोढ़ मिट्टी है। इसे अलुवल सॉइल कहते हैं। इसके 2 टाइप होता है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक आपका जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी वाला को भांगर कहते हैं, नई वाला को खादर कहते हैं। ये नदियों के द्वारा बनाया जाता है, हिमालयन नदियाँ जैसे में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सब आप बोल सकते हैं। और उसके डिपोजिशन, सिल्ट के डिपोजिशन से बनता है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ धान के लिए प्रमुख है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र गुजरात में होता है। इसे काली कपास मिट्टी और रेगूर मिट्टी कहते हैं। ये लावा के विस्फोट से यानी ज्वालामुखी के विस्फोट से बनता है, बेसाल्ट के अपक्षयन से। लाल मिट्टी, इसे रेड मिट्टी, इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी वहीं पाया जाता है जहाँ पे अधिक बारिश होता है। ये उपजाऊ के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय भाषा में और किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय भाषा या अन्य नाम से क्या जाना जाता है। 4 का आंसर आपका बी होगा, खादर कहते हैं। ये आपका नवीन नया वाला एकदम न्यू वाला जलोढ़ या अलुवल सॉइल की नाम है। वहीं आपका भांगर जो है पुरानी वाले जलोढ़ मिट्टी है। रेगुड़ आपका काली मिट्टी होगा। भाबर एक क्षेत्र है, ये हिमालय को दर्शाता है। नेपाल साइड या नेपाल के बाद आपका जो है
अब बोल सकते हैं पहाड़ी के बाद ये रीजन आता है, जिसमें आप जब पढ़ेंगे हिमालय उसमें आपको ये पढ़ना पड़ता है भाबर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भांगर कहते हैं। तराई, ये आपका जो है 8 8 से 16 किलोमीटर के आसपास जो है तराई रीजन है। दलदली मर्सी है ये तराई रीजन जो है नेपाल और भारत के हिमालय रीजन में आता है। तराई के बारे में ज़रूर याद रखिए, यह बहुत ज़्यादा उच्च बायोडाइवर्सिटी रीजन है प्लांट पेड़ पौधों के लिए। भाबर जो है ये कंकड़ और जो है बड़े बड़े पत्थरों के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी ब्लैक सॉइल को और किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुड़ मिट्टी कहते हैं या काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का काला रंग मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 7 का आंसर आपका बी होगा, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवांश। यानी टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। आप याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता यानी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे अधिक होती है? कौन वाटर को होल्ड करके या पकड़ के रख सकता है सबसे अधिक? तो ये आपका होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी या फिर बोल सकते हैं कि जल धारण क्षमता अधिक है ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में। बालुई मिट्टी को आप सैंडी सॉइल बोल सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी को कपास की मिट्टी कॉटन सॉइल भी कहा जाता है? क्योंकि इसमें कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो ये आपका काली मिट्टी है। फिर आपका है कि भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 10 का अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पूछा गया सबसे अधिक, तो आपका महाराष्ट्र होगा। लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फेरस यानी आयरन ऑक्साइड या लोहे के यौगिक की उपस्थिति के कारण। लेटेराइट मिट्टी, जिसे लेटेराइट सॉइल कहते हैं, इसका निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है? तो याद रखिएगा 12 का बी होगा, निच्छलन या लीचिंग से होता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका अगला है कि ईंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? मतलब ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छा मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है और कौन सा बेस्ट है? तो 13 का आंसर सी होगा, लेटेराइट मिट्टी। ईंट बनाने के लिए सबसे सर्वाधिक आपका जो मिट्टी है बेस्ट माना जाता है लेटेराइट मिट्टी को। ईंट हो गया, घर हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका जो से एनसीईआरटी में ही दिया गया और ये आपको कहीं प्रश्न नहीं मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाय, कॉफ़ी और काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काजू, कॉफ़ी और चाय और ईंट बनाने के लिए तो लेटेराइट हो जाएगा। 14 का आंसर 14 का ये होगा, याद रखिएगा। और वहीं जलोढ़ मिट्टी जो है धान उन के लिए बेटर है, काली मिट्टी कपास के लिए। आपका अगला है, और रेगिस्तानी जब मिट्टी पूछा जाएगा तो रेगिस्तानी मिट्टी राजस्थान साइड पाया जाता है। ये आप बोल सकते हैं मिलेट्स के लिए थोड़ा मोड़ा ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका होगा झारखंड में सबसे अधिक 90% भाग पर जो है लाल मिट्टी पाया जाता है, इसे रेड सॉइल कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अब देख सकते हैं कि अब अगला प्रश्न में आपका दिया है कि झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड के उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में संथाल परगना के साहेबगंज क्षेत्र में पहाड़ियों में काली मिट्टी पाया जाता है। 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वहीं अभ्रक युक्त मिट्टी जो है कोडरमा झारखंड में पाया जाता है, कोडरमा में, याद रखिएगा। फिर आपका है कि झारखंड के किस जिले में अभ्रक मूलक यानी माइका रिच मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये कोडरमा और हजारीबाग, मेनली कोडरमा आप याद रखिए। 17 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आपका सारा का सारा मिट्टी सॉइल से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, और ये एक नेचुरल रिसोर्स है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 18 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 6 से लेकर 7.5 पीएच मान या वैल्यू होना चाहिए। वहीं अम्लीय मिट्टी, इसे एसिडिक सॉइल कहते हैं, इसके सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब एसिडिक सॉइल रहेगा, अम्लीय मिट्टी रहेगा, तो खेती के लिए ऐसी मिट्टी को सुधारना है तो इसमें आपको चूना डालना पड़ेगा। चूना मतलब लाइम, यह एक बेस है यानी कि यह एक क्षार है। 19 का आंसर आपका बी होगा। क्षारीय और लवणीय मिट्टी
क्षारीय और लवणीय मिट्टी मतलब अल्कलाइन और सलाइन, जिसमें लवण हो मतलब नमक हो और क्षारीय यानी बेस हो, जिसका पीएच 1 7 से अधिक हो, उसे सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का जो है प्रयोग किया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मृदा की ऊपरी परत में सड़े गले जैविक पदार्थ का अंश क्या कहलाता है? तो ये ह्यूमस कहलाता है। 21 का करेक्ट आंसर बी होगा, ह्यूमस कहलाता है। मृदा की ऊपरी परत में जानवरों और पेड़ पौधों के सड़े गले जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर एंड डिकेइंग पदार्थ या मैटर है। देखिए मृदा संस्तर को सॉइल होरिजोन कहते हैं। तो मृदा संस्तर या सॉइल होरिजोन में होरिजोन ए किसे निरूपित करता है? 22 का आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, शीर्ष मृदा को। सॉइल प्रोफाइल का नाम आप सुनेंगे। सॉइल प्रोफाइल में सबसे टॉप लेयर में जो होता है यहाँ पे यहाँ पे ह्यूमस वगैरह होता है, और इस पूरे चार्ट को सॉइल होरिजोन या मृदा संस्तर कहते हैं। उसमें होरिजोन ए होता है, होरिजोन ए में होता है टॉप सॉइल, फिर दूसरा में आपका होता है सब सॉइल, फिर आपका होता है अवक्षयित चट्टान यानी वेदरिंग रॉक, और उसके बाद होता है बेड रॉक। बेड रॉक को बोलते हैं आधार रॉक। तो इस तरह से ABCD करके इसको लिखा रहता है। तो मृदा संस्तर ये आपको NCERT बुक में देखने को मिलेगा। मृदा संस्तर सॉइल होरिजोन में होरिजोन ए जो है टॉप सॉइल को दिखाता है। ये सब आप बोल सकते हैं लेयर है, होरिजोन है, प्रोफाइल है। किस प्रकार की मिट्टी में स्व जुताई सेल्फ फ्लोगिंग का गुण पाया जाता है? 23 का हो जाएगा, काली मिट्टी में सेल्फ फ्लोगिंग या स्व जुताई जो है पाया जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो रेगिस्तानी और मरुस्थलीय यानी डिजर्ट जो सॉइल है, ये प्रकार है सॉइल का, इसमें किस प्रकार के न्यूट्रेंट मिनरल्स पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाए जाते हैं, मतलब नहीं पाए जाते हैं, कमी। तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। जबकि लोहा, कैल्शियम और पोटासियम रेगिस्तानी और मरुस्थलीय मिट्टी में पाए जाते हैं। पर्वतीय मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता पाई जाती है परंतु उसकी कमी होती है? तो ये बोल रहा है कि किस तत्व की प्रचुरता पाई जाती है परंतु उसकी कमी होती है। तो 25 का आंसर ये होगा, ह्यूमस की प्रचुरता रहता है पर्वतीय मिट्टी में, आपसे यही पूछा गया, और कमी रहता है पोटास और चूने की। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन एक ही बार में पूछ दिया, जो कि बेटर है। आपका अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन की समोच्च रेखा जुताई काउंटर प्लॉगिंग विधि कहाँ अपनाई जाती है? तो आपका 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सॉइल कंजर्वेशन मृदा संरक्षण के लिए कॉन्टूर प्लॉगिंग या समोच्च रेखा जुताई किया जाता है। हिली रीजन या मोन्टेनियस या पहाड़ी या पर्वतों में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाना क्या कहलाता है? तो रक्षक मेखला शेल्टर बेल्ट कहलाता है। एक होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग, होता है झूम खेती, जिसे झूमिंग कहते हैं। मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, अलग अलग इसको नामों से जाना जाता है। झूम खेती यानी कि स्लैश एंड बर्न प्रकार का है। झूम खेती इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, और हिंदी में स्थानांतरित खेती कहते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से मृदा पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो मृदा अपरदन और वनों की ह्रास होता है, यानी कि सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है और डिग्रेडेशन होता है, और वनों का डिग्रेड होता है, ह्रास होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भारत में कब शुरू की गई थी? तो 29 का आपका यहाँ पे आंसर होगा 19 फरवरी 2015 में। आप सिंपल याद रखिए कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में आया था। ये मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता था। देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मुख्य स्लोगन नारा क्या है? तो यहाँ पे आप याद रखिए क्या, स्वस्थ धरा खेत हरा। फिर आपका अगला प्रश्न है, स्वस्थ धरा खेत हरा गंगा की मैदानी भाग में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी फर्टाइल सॉइल क्या कहलाती है? गंगा के मैदानी भाग में यानी गंगा का जो आपका प्लेन एरियाज है, पार्ट्स है, वो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो सिंपल याद रखिएगा, इसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। ये हम आपको बताए थे, नदियों द्वारा बनती है ये मिट्टी। ज्वालामुखी विस्फोट या वोल्केनिक इरप्शन से काली मिट्टी भाबर क्षेत्र, भाबर रीजन किसे कहते हैं? तो ये हिमालय
से संबंधित चैप्टर में आपको पढ़ना है, क्लास 9th में भी है। 32 का ये होगा, शिवालिक के गिरिपद में कंकड़ पत्थर युक्त पट्टी को भाबर क्षेत्र कहते हैं, और भाबर क्षेत्र नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर जो है ये जमा कर देता है, ये वाला क्षेत्र को भाबर रीजन कहते हैं, और ये कंकड़ तो नदियों के द्वारा ही लाया गया है। तो शिवालिक के जस्ट उसका नीचे वाला पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, शिवालिक वाला ही क्षेत्र। तराई क्षेत्र या तराई रीजन की मुख्य विशेषता क्या है? तो आपका 33 का करेक्ट आंसर भी होगा, अत्यधिक नमी युक्त और दलदली भूमि। मर्सी है, दलदली भूमि है, मर्सी लैंड है, और ये डाइवर्सिटी के लिए रिच था और अत्यधिक नमी युक्त है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नमी वही आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल बताया जा रहा है। अगला है कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों के टूटने से होता है? तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये लावा चट्टानों के जमने से होता है, यानी सिंपल वोल्केनिक इरप्शन से बनता है, लावा से। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। 34 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये होगा बेसाल्टिक अग्नेय चट्टान। बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और बेसाल्टिक चट्टान कहाँ से आया? तो यह जो है से जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे जो लावा निकलता है, मैग्मा तो अंदर है, जब लावा बाहर आ जाता है तो इसके अंदर गर्म मोल्टेन रॉक को मैग्मा कहते हैं, बाहर आता है तो बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। लावा तुरंत ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है तो वो कहलाता है अग्नीय रॉक, अग्नीय चट्टान। और अग्नीय चट्टान का एक प्रकार है बेसाल्टिक। यह बेसाल्टिक और आगे जाके हवा से पानी से टूटे फूटेगा तो यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण होगा। याद रखिएगा, चट्टान के 3 प्रकार होता है, अग्नीय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और कायांतरित चट्टान करके होता है, या अवसादी चट्टान। देखिए, रेगिस्तानी मिट्टी जिसे एरिड सॉइल कहते हैं, ये किस लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है? 35 का करेक्ट आंसर आपका होगा, सोडियम और कैल्शियम लवण जो है इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, किसमें? रेगिस्तानी मिट्टी में। पीट एवं दलदली मिट्टी, पीट सॉइल भारत के किस राज्य में बहुतायत से पाई जाती है? तो भारत में आपका 36 का आंसर हो जाएगा बी, केरल के तटीय क्षेत्र और सुंदरवन। मोनाजाइट नामक खनिज वगैरह केरल के तट में पाया जाता है, रेत में आप बोल सकते हैं। मृदा में जल का नीचे की ओर रिसाव क्या कहलाता है? मृदा में जल का नीचे की ओर रिसाव को ये परकोलेशन या अंतस्रवण कहते हैं। 37 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन मिट्टी से रखा गया है। देखिए, कोशिकत्व यानी कि कैपिलरिटी क्रिया के कारण किस मिट्टी में निचली परतों से लवण ऊपर आते हैं? तो कैपिलरिटी या कोशिकत्व की क्रिया के कारण किस मिट्टी से? तो कौन सा ऐसा मिट्टी जो ये काम कर रहा है? 38 का आपका आंसर होगा शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। निचली परतों से लवण ऊपर की ओर आ जाते हैं, शुष्क वाला एरिया में, आप याद रखिएगा। झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी की प्रमुखता से पाई जाती है? आपका 39 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फुसफुस या गोंडवाना काल की मिट्टी में आपका करेक्ट है। देखिए, ये आपका नेक्स्ट है कि झारखंड की रेती युक्त मिट्टी यानी सैंडी सॉइल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फैला हुआ है या विस्तृत है? 40 का आंसर ये होगा हजारीबाग या धनबाद, यानी सिंपल दामोदर वाला रीजन आप याद रख सकते हैं। मृदा के निर्माण को, सॉइल के फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाले निष्क्रिय कारक, पैसिव फैक्टर कौन सा है? 41 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, इसे मूल चट्टान पेरेंट रॉक कहते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला सक्रिय कारक, एक्टिव फैक्टर कौन सा है? तो मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला निष्क्रिय कारक मूल था, यानी आप बोल सकते हैं पैसिव। अब एक्टिव पूछा जा रहा है, सक्रिय कारक। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा जलवायु, क्लाइमेट और जैविक क्रियाएं, यानी कि बायोटिक एक्टिविटी। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक फसल कौन सी है? तो दलहनी, पल्सेस जितने भी है, जैसे में चना, मटर और मूंग, ये जो है इसमें इसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में। 43 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मृदा की संरचना, सॉइल टेक्सचर किस पर निर्भर करती है?
44 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। कणों के आकार और अनुपात पर ये मृदा की संरचना सॉइल टेक्सचर निर्भर करती है। बालुई मिट्टी सैंडी सॉइल के कणों का आकार कैसा होता है? तो मोटा और बड़ा होता है सैंडी सॉइल के कणों का आकार। चिकनी मिट्टी जिसे क्ले सॉइल कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है? तो ये कण बहुत बारीक है, मतलब फाइन है, बहुत पतला है, आपस में सटे होते हैं, इसे क्ले सॉइल कहते हैं। स्टेच्यू वगैरह बनाने में यूज़ होता है और भी बहुत सारे चीज़। दोमट मिट्टी यानी लोम सॉइल या लोमी सॉइल में किसका मिश्रण होता है? 47 का होगा बालू का। गाद मतलब सिल्ट। चिकनी मिट्टी का संतुलन मिश्रण आपका है कि मृदा अपर्दन जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपर्दन का अवनालिका अपर्दन यानी गुल्ली इरोजन के रूप में किस नदी घाटी में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? 48 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी चंबल नदी में। चंबल नदी में आपको देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है अमरकंटक से निकलते हुए। वहीं आपका कावेरी और गंगा अब बोल सकते हैं कि ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है और डेल्टा का निर्माण करता है। पवन अपर्दन इसे विंड इरोजन कहते हैं, हवा के द्वारा होता है, वायु के द्वारा। पवन अपर्दन सर्वाधिक किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में होता है? 49 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, शुष्क और अर्ध शुष्क, ड्राई और सेमी ड्राई या फिर एरिड और सेमी एरिड एरिया में, ये प्रदेशों में विंड इरोजन सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। चादरी अपर्दन सीड इरोजन किसे कहते हैं? 50 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, जब वर्षा के जल से यानी कि रेनफॉल या बारिश के जो वाटर है मिट्टी के ऊपरी बारीक उपजाऊ परत पतली चादर की तरह बह जाती है, तो इसे चादरी अपर्दन या सीट इरोजन कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल का सबसे निचला स्तर होरिजोन आर का क्या कहलाता है? होरिजोन आर क्या कहलाता है? तो बेड रॉक, इसे मूल चट्टान कहते हैं। और आपको अगला याद रखना है कि मृदा में पाए जाने वाले मुख्य 3 प्राथमिक पोषक तत्व प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? तो मृदा में पाए जाने वाले प्राइमरी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम NPK। ये एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, प्राथमिक पोषक तत्व जो मृदा में पाए जाते हैं। भारत की प्राय सभी मिट्टियों में किन 3 तत्वों की सामान्यतः कमी पाई जाती है? भारत की जितनी मिट्टी है, मिट्टी के प्रकार है, सॉइल है, उसमें 3 एलिमेंट्स या तत्वों की कमी पाया जाता है, वो कौन है? 53 का आंसर ये होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाया जाता है। वहीं पोटासियम, चूना, लोहा ये सब अधिक पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि रेगुड़ या रेगुड़ काली मिट्टी का निर्माण किस गुण के लावा निक्षेपों से हुआ ऐसा माना जाता है? आपका 54 का आंसर ये होगा, आप याद रखिएगा, क्रिटेशियस युग, तो क्रिटेशियस पीरियड में हुआ है ऐसा माना जाता है। देखिए दक्षिण भारत के पठारी भाग में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्षिण भारत के पठारी भागों में जो है लाल और काली मिट्टी पाया जाता है। जैसे हम डेक्कन प्लेटियो में काली मिट्टी, छोटा नागपुर में लाल मिट्टी। झारखंड के किस क्षेत्र में कंकरीली या लेटेराइट मिट्टी की अधिकता पाया जाता है? तो 56 का आंसर ये होगा, पाट क्षेत्र में, यानी झारखंड के पश्चिम में पाट क्षेत्र में नेतरहाट और पश्चिमी भूभाग में जो है आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगा। फसलों के हेर फेर करके बोने की क्रिया क्या कहलाती है? 57 का आंसर होगा, क्रॉप रोटेशन कहलाता है, इसे आवर्तन कहते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या किया जाता है? 58 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा, पट्टियों में फसलों और घास को एकांतर रूप से उगाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मृदा में वायु का आयतन सॉइल एरेशन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये आपका 25% होता है। मृदा में जल का आयतन सॉइल मॉइस्चर लगभग कितना प्रतिशत होता है? 60 को आप याद रखिएगा, 60 का बी होगा, 25%। मृदा में कार्बनिक पदार्थों यानी ऑर्गेनिक मैटर का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो ये आपका 61 का आंसर ए हो जाएगा, लगभग 5%। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मृदा में खनिज पदार्थों यानी मिनरल मैटर का औसत प्रतिशत कितना होता है?
62 का सी होगा लगभग 45%। झारखंड की मिट्टियों में, देखिए झारखंड की मिट्टियों में मुख्य रूप से किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो ये आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोकने हेतु मल्चिंग तकनीक में क्या किया जाता है? 64 का करेक्ट आंसर ये होगा, पौधों के बीच की खाली जमीन को पुआल या जैविक पदार्थों से ढक दिया जाता है। लवणीय मृदा यानी सैलिनिटी या सॉल्ट वाला मृदा को स्थानीय स्तर पर किस नामों से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रे, उसर, कल्हड़ और सोरा। गुजरात राजस्थान के तटीय क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी बनने का मुख्य कारण क्या है? गुजरात राजस्थान में लवणीय मिट्टी का बनने का प्रमुख कारण समुद्री जल का जल भराव। समुद्र का जल इस सारे आसपास क्षेत्रों में आ जाता है और अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, इसलिए। फिर आपका 67 है, और 67 में है कि मृदा, देख सकते हैं कि मृदा विज्ञान, स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा हमारा टॉपिक ही है। स्टडी ऑफ सॉइल या मृदा के विज्ञान को क्या कहा जाता है? 67 का आंसर ये होगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी द स्टडी ऑफ सॉइल होता है, याद रखिएगा। पेट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ रॉक होता है, पेट्रोलॉजी। द स्टडी ऑफ इकोलॉजी, तो ये आपका इकोसिस्टम, द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण। जियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ अर्थ साइंस, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं इसमें। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था? सॉइल दिवस की अगर बात करें कि हम लोग मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन किस वर्ष से सो पूछा जा रहा है। 68 का बी हो जाएगा 2015 से। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 2015 से ये 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 70 और सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि मृदा संरक्षण यानी कि सॉइल कंजर्वेशन का सबसे प्रभावी और प्राकृतिक उपाय क्या है? आपको नेचुरल प्रोसेस बताना है और इफ़ेक्टिव प्रोसेस या मेथड बताना है जिससे सॉइल को बचाया जा सके, मिट्टियों को संरक्षण या कंजर्वेशन किया जा सके। 4 ऑप्शन है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, आपको कमेंट में करना है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और आप खुद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।